और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं 1947 से 2025 तक बंटवारा पॉलिटिक्स का विश्लेषण। आज मैं एक एक करके आपको हर तथ्य और तथ्य पे लेके जाऊंगा। धर्म वाला बंटवारा, इसे ध्यान से सुनिएगा, ये एक तरह के बड़ा खुलासा भी है। धर्म के आधार पर भारत के टुकड़े हुए, जो लोग कहते हैं ना कि आज धर्म की बात होती है, आज हिंदू मुसलमान की बात होती है, धर्म के आधार पर दो टुकड़े किए गए। बंद कमरे में हुए फैसले की कीमत करोड़ों लोगों ने चुकाई है व्यूअर्स। करीब 10 लाख लोग मरे, 1.5 करोड़ से ज्यादा बेघर हुए। यह अनुमानित आंकड़ा है, यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होगा, मैं आपको यकीन देकर यह बात को कहता हूं। इसके बाद लाशों से भरी 83,000 से ज्यादा महिलाओं का रेप हुआ। लाशों से भरी ट्रेन पाकिस्तान से भारत आती थी, मतलब ट्रेनें कट के भारत आई। पंडित नेहरू ने बिना परिणाम सोचे बंटवारा मंजूर किया, ऐसा आरोप उन पे लगता है, उनके दौर के नेताओं पर लगता है। आज के दौर का बंटवारा क्या है, आइए आज पर लेकर आता हूं मैं आपको। आज के दौर का बंटवारा क्या है? धर्म के आधार पर, यानी हम ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में आए हैं। आज के दौर का बंटवारा यह है कि धर्म के आधार पर सनातन को गाली दी गई, हिंदू समाज को जातियों में बांटने का प्रयास हुआ, भाषा के आधार पर गैर मराठियों को महाराष्ट्र में पीटा गया और गठबंधन बरकरार है अभी भी। सियासी लाभ वाले जाति धर्म को वोट बैंक बनाया गया। ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, MY यानी मुस्लिम यादव, MD यानी मुस्लिम प्लस दलित, PDA पिछड़ा दलित प्लस अल्पसंख्यक। यह पूरा खेल खेला जा रहा है आज की तारीख के अंदर। लेकिन आज का बड़ा सवाल बहुत बड़ा है। आज का बड़ा प्रश्न है, क्या कुछ सियासी दल 1947 से आज तक, यानी साल 2025 तक बंटवारे वाली सोच को ढो रहे हैं? आज का यह बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंस मी। मेरे साथ अतुल लौंदे पाटिल साहब है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है, संघ के साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती मंजर जियाई साहब है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है, उनका भी अभिनंदन है। सबसे पहले आप सब लोगों को आजादी के जश्न की बहुत बहुत शुभकामनाएं और विभाजन विभीषिका को याद करने का भी दिन है। सुधांशु त्रिवेदी, जब आपकी सरकार आई तो नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका को याद दिलाया, नहीं तो यह तो देश भूल ही गया था कि 15 अगस्त को तो हम मनाते हैं, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त को क्या हुआ था? ट्रेनें कट के आई थी, लोगों को मारा गया था, औरतों के साथ रेप हुआ था। वो सब कुछ इस देश में 70 साल तक छुपाया गया। देखिए, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं सबसे पहले याद करना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस कविता को, जिन्होंने इसी विभाजन की विभीषिका से दुखी होकर उसी समय में लिखी थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। उन्होंने लिखा था, लाहौर कराची ढाका पर है बदली काली का साया, गिलगित पर और पख्तूनों पर गमगीन गुलामी का साया जी। और आगे उन्होंने लिखा था, जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो करोड़ों लोग जो बेघरबार हुए, लाखों लोग जो मारे गए, जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। और लास्ट की जो लाइन थी वो आज याद करने की जरूरत है कि स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। अब मैं बताना चाहता हूं आज की बात पे, भाई साहब, अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम से एक हफ्ता पहले आसिम मनवीर अपने मुंह से बोला है कि 2 नेशन थ्योरी थी और हम लोग नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने अलग होकर बनाया। अब इसके बाद भी अगर कोई ये जस्टिफाई करने की कोशिश करे, यानी जब मुल्जिम ने इकबालिया बयान दे दिया उसके बाद भी जुर्म को किसी और पे साबित करने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है ये उस दुखद घटना के साथ एक क्रूर मजाक है जिससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात, जी अब मैं विवेक को लेकर आना चाहता हूं। विवेक, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जब विभाजन विभीषिका दिवस था, उस पे केरल के मुख्यमंत्री ने
जब गवर्नर ने आदेश दिया तो बोला कि ये बनाने की आवश्यकता क्या है, और बकायदा केरल के केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन कह रहे हैं कि राज्यपाल का विभाजन विभीषिका दिवस पर दिया गया आदेश गैर संवैधानिक और अस्वीकार्य है। क्या आप 14 अगस्त को, 15 अगस्त से जो पहले आती है 14 अगस्त, उसको आप अस्वीकार करते हैं? विभाजन हुआ ही नहीं क्या इस देश का? लोग मरे ही नहीं, औरतों के साथ रेप हुआ ही नहीं, विभाजन कब तक छुपाएंगे, कब तक ढकेंगे सच्चाई? विभाजन जरूर हुआ। नहीं, कोई नहीं ढक रहा है कुछ भी। यहां देश को कम्युनल और धर्म के लाइंस पे डिवाइड करने की साजिश है। कैसे? ये साजिश है कहने की कि मुसलमान वायलेंट होता है, वो मारता है, काटता है, और मुसलमानों के साथ हिंदू नहीं रह सकते। ये किसने बोला? और रहेंगे तो काटे जाएंगे। फिर नारा दिया जाता है बटेंगे तो कटेंगे। वायलेंस दोनों तरफ हुई है, लोग दोनों तरफ मारे गए हैं, बाउंड्री के उस पार भी, बाउंड्री के इस पार भी, दोनों तरफ मारे गए हैं। अगर जिन्ना गलत थे, हिंदू महासभा भी गलत थी, हिंदूवादी संगठन भी गलत थे, वो भी गलत थे जिन्होंने बाद में गुस्से में गांधी को भी मारा, वो भी गलत थे, गलत दोनों थे। लेकिन आप एक दिवस बना करके मैसेज देना चाहते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी को, देखो साहब वहां पे क्या हुआ था तुम्हारे साथ, यहां भी वही होगा। आबादी बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यूनाइट हो जाओ, भाजपा के साथ आ जाओ। ये चलने वाला नहीं है। विवेक जी पूरी माजरत के साथ विवेक और उसके गवर्नर खत्म करें। विवेक सही कहा पिनराई विजयन ने, स्टॉप डिवाइडिंग द कंट्री ऑन कम्युनल ग्राउंड्स। विवेक जी एक सेकंड, मैं अपनी बात को बोलना चाहता हूं। आप कह रहे हिंदू महासभा विभाजन के लिए जिम्मेदार था। पंडित नेहरू क्या हिंदू महासभा की एडवाइस से चल रहे थे? हिंदू महासभा ने कागजों पे साइन किया था? बिल्कुल नहीं सर। मतलब आप लोग ये जो लेफ्ट का नैरेटिव है, ये जो लेफ्ट का इतिहास है, इसको कब तक ढोएंगे? उस इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ। मैं कह रहा हूं लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी, हार्डकोर लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ कि हिंदू महासभा ने पार्टीशन को साइन किया। पंडित नेहरू ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था, मैंने ये नहीं, कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था। लेकिन वो क्या प्रेशर थे वो, हाँ सुन लीजिए, नहीं मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा, आपने फैक्ट गलत बोला। पूरे देश के अंदर सुन लीजिए, मैं कोई मुसलमानों को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, गलत एलिमेंट्स दोनों तरफ हैं, मैं जिन्ना को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स थे जो साथ रह करके इकट्ठे नहीं थे। कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हमारे हिंदुओं की तरफ से भी पूरे देश में हो रही थी। गांधी प्रेशर में आए, गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान पार्टीशन के बाद, और फ्लाइट पकड़ने वाले थे जब असैसिनेट हुए, और मैं रुक करता हूं सुधांशु त्रिवेदी। देखिए अभी विवेक श्रीवास्तव ने एक बात बोल तो गए आए बाएं साए में। अब मैं इसका फैक्चुअल रेफरेंस देता हूं। इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, तो अब मैं एक सेंटेंस कोट कर रहा हूं। हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं जो साथ नहीं रह सकते। जब अंग्रेज इस देश को छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते, और इसको तय करने के लिए हमें अपनी पुरानी कलम यानी शमशीर की ताकत को इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए, वरना हमारे पठान सरहदों से पार करके आएंगे और पाकिस्तान से बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। विवेक श्रीवास्तव जी किसने बोला है पता है, और कब बोला है? या ऐसे ही आके आए बाएं बोलने लगते हैं आप लोग? 16 मार्च 1888 को सर सैयद अहमद खान ने लखनऊ में बोला। अगेन आई एम कोटिंग द रेफरेंस। मत बोलिए, शांति से डिबेट होने दीजिए, फैक्चुअल बात होने दीजिए, अभी पूरी बात होने दीजिए, सारा आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 16 मार्च 1888 सर सैयद खान ने वो भी बोलिए ना। एक सेकंड विवेक, अपनी टर्न पे मुझे फिर कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी जाना, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। 40 सेकंड सुधांशु जी आप बोलिए, फिर मैं विवेक बस मैं जल्दी से समाप्त करता हूं ताकि इन लोगों का जो एक झूठ है वो एक्सपोज करता हूं। 16 मार्च 1888 को सर सैयद अहमद खान ने लखनऊ में दिया गया भाषण है, इन वर्बेटम कोट कर रहा हूं। उससे पहले 28 सितंबर 1887 को उन्होंने मेरठ में यही बोला है। अब उसके बाद समझिए इन्होंने कहां से घुटने टेकने शुरू कर दिए। इन्होंने खालिद अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों के साथ कितना अन्याय किया। 1913 में वक्फ बोर्ड का एक्ट आता है, किसके कहने पे? मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे, जो कि इनके साथ था। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में ये मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते। स्टेप बाय स्टेप सुनो भाई, आए बाएं साए मत करो, तब तक संघ पैदा भी नहीं हुआ था। 1916 में यह लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते हैं, वही लाके जाके पाकिस्तान बने। फिर जिन्ना का और हौसला बढ़ता है, वो 1920 में कहता है मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, ये हिंदू उपाधि है। इसीलिए किसी मूवी में आपने देखा होगा हमेशा मिस्टर गांधी बोलता था, कभी गांधी जी या महात्मा गांधी नहीं बोलता था। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसकी हिम्मत और बढ़ी। 1924 में उसने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे भाई संघ तो उसके बाद 1925 में आया, आए बाएं साए मत
बोला करो, फैक्ट पे बात किया करो। और उसके बाद मैं फिर यह कहना चाहता हूं, जिस समय विभाजन की बात आई, जो प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी में पारित होना था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बड़ा ओजस्वी भाषण दिया, मगर उसके बाद माउंटबेटन ने मैसेज भेजा गांधी जी को कि यह क्या हो रहा है, क्या कांग्रेस की कार्य समिति में पास नहीं हो पाएगा। और तमाम लोगों के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। इसलिए मेरे भाई, अंट शंट बोलने से पहले, और एक भी फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो आप मेरी बात कहिए तो मैं वापस ले लूंगा, अन्यथा। और जिस समय आप कहते हैं सावरकर जी 4 साल के थे जब सर सैयद अहमद ने बोला है, सावरकर जी 4 साल के थे, झूठ का पुलिंदा लगाते रहते हैं ये लोग। ओके, अतुल लौंदे पाटिल साहब, मैं आपके नेताओं को सुन रहा था। वो नेता कहते हैं कि संघ और भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा विभाजन कराया, लेकिन विभाजन में तो कांग्रेस इन्वॉल्व थी। विभाजन के कागजों पे साइन तो कांग्रेस के नेताओं ने किए, जिस कांग्रेस के आप अपने आप को वंशज कहते हैं। मेरा हम्बल प्रश्न ये है, क्या विभाजन विभीषिका को आप मानते हैं या नहीं मानते, इस विभाजन के दंश को? मैं अपेक्षा करता हूं जिस तरह से सुधांशु जी को आपने शांति से सुना, बीच में आप बोलोगे, क्योंकि इतिहास बड़ा है। और सुधांशु जी हाँ, तो जब आप पहले बोल रहे थे, पहला आपका जो डायलॉग चल रहा था, शुरुआत जहां से की, तो मुझे वहां पर दिख रहे थे अंग्रेज, मुझे वहां पर दिख रहे थे, मेरे स्मृति पटल पे आ रहे थे जिन्ना, मेरे स्मृति पटल पर आ रहे थे आरएसएस, मेरे स्मृति पटल पर आ रहे थे सावरकर। ये सबने मिलकर इस देश का जो विभाजन करा है, वो सारा इतिहास ना सब सामने खड़ा है। किसने 1936 में सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी रखी अहमदाबाद के अधिवेशन में? हिंदू महासभा के सावरकर ने रखी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 के आंदोलन को गुंडों का आंदोलन कहा था और ब्रिटिश गवर्नर से मांगी थी, जरूर परमिशन मांगी थी कि इसको हम तोड़कर निकालेंगे। मुस्लिम लीग के साथ बैठने वाले हिंदू महासभा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 3 प्रांतों में इन्होंने सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस इसके खिलाफ था, क्योंकि धर्म के नाम पर कोई राजनीति हो कांग्रेस कभी मानता नहीं था। 3 प्रांत, बंगाल था, सिंध था, पंजाब था, तीनों जगह इन्होंने सरकारें बनाई थी। इन्होंने जब से 1916 की बात की, 1909 में सबसे पहले मुरली मिंटो एक्ट जब आया था, तो 1906 में सुलीवन उनके सेक्रेटरी ने सर अहमद खान को बुलाया था और मुस्लिम लीग के लिए हम कुछ कंसेशंस ला रहे हैं, तो आप स्थापना कीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और 1909 में मुरली मिंटो पैक्ट आया। पहली बार, सुनिए, बीच में बोलिए मत अभी, क्योंकि ये इतिहास मुझे 1.5-2 मिनट में रखने दीजिए। वहां पर पहली बार जो है राजनीतिक आरक्षण जो है वो मुसलमानों को मिला। 1916 में लोकमान्य तिलक, जिन्ना और एनी बेजेंट, इन तीनों ने मिलकर जो काम किया था, जो दिया था, उसे महात्मा गांधी जी ने निकाल दिया। पृथक जो आरक्षण है वो कभी भी कांग्रेस ने मान्य नहीं किया, कभी नहीं किया। अब रही बात, किसने लिखा था बंच ऑफ थॉट में कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं है, हमें इस देश के मुसलमानों को खत्म करना है, मुसलमान नहीं चाहिए इस देश में। ये गोलवलकर ने लिखा था बंच ऑफ थॉट में, ये उनका कहावत था। किसने? सावरकर जी ने आईएनए के खिलाफ, इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आर्मी के खिलाफ 2 मिनट भर्ती कराई थी, सावरकर जी ने कराई थी। और आज भी हमारा सुनो, आज भी हमारी जब प्रार्थना होती है, आज भी हम झंडा गीत गाते हैं, उसके पहले सबसे कौमी एकता के नाम पर वंदे मातरम कहते हैं। सवाल पूछ रहा हूं, उसका 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। अतुल लौंदे पाटिल, आपने बोला था मुझे निर्विवाद बोलने का मौका मिले, मैंने 2 मिनट 30 सेकंड आपको दिए, मैं आपको और 30 सेकंड दे रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है, क्या आप मानते हैं कि विभाजन के लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है? ये जिम्मेदारी से आप ये बात बोल रहे हैं? क्या बीजेपी और आरएसएस विभाजन के लिए, पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है? मैं तो सबूतों के साथ रखा ना, जिस पेन से शाइन हुई थी ना, उसमें स्याही जो थी ना, वो हिंदू मुसलमान की नफरत की, खून की स्याही इन लोगों ने भरी थी, और इसीलिए इस देश का विभाजन हुआ। और जिस गांधी ने कहा था कि इस देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा, उसको 3 गोली मारी, और जिस जिन्ना की वजह से, जिस ब्रिटिश लोगों की वजह से विभाजन हुआ, उसको कंकड़ तक फेंक के नहीं मारा इन लोगों ने। ये वोट लगाते थे। भारत के प्रमुख मिस्टर लौंदे पाटिल, यू गॉट योर टाइम सर। नाउ सुधांशु त्रिवेदी, ये लगाते थे। ओके, 50 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। ओके, टाइम लिमिट का प्लीज ख्याल रखिए। मैं दोनों मेहमानों से अपने बोल रहा हूं। सुधांशु जी, झूठ नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए, इनको सरासर झूठ नहीं बोलना चाहिए। अतुल पाटिल साहब, आपने कहा गांधी जी ने कभी स्वीकार ही नहीं किया सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या बात करते हैं? 37 में उसी सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत इलेक्शन हुए। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, अरे गांधी ने एक्सेप्ट किया। यार क्या बात करते हो? ऐसे झूठ बोलना शुरू कर दिया, कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना, अरे क्या झूठ बोल रहे हैं भाई? वो मैं कोट कर रहा हूं पूरी बात, आपके में नहीं बोला था। शांति से बैठिए। झूठ बोलने के बाद चीखने की कोशिश मत करिए। वो तो गांधी वन मैन, अब मैं बोल रहा हूं, दर्शक तय करेंगे कौन बोल रहा है। हिंदू मुस्लिम दंगा करने वाले, और आप बोलिए सुधांशु जी, देखिए मैंने फिर बोला है, ये बहुत बड़ी चर्चा है, हिस्टोरिकल डिबेट है, दिस शुड गो डाउन वेल। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका टाइम है, मेक योर पॉइंट।
50 सेकंड 1888 से मैंने कोट किया और ये 1916। मैं बता रहा हूं मोहम्मद अली जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहां से चुन के गए? अतुल लौंडे पाटिल जी कान खोल के सुनिए, वो ढाका से चिटगांव से नहीं गए, लाहौर कराची रावलपिंडी से नहीं गए, मुंबई से चुन के गया, मुंबई की बाइकुला सीट से चुन के गया, जो उसी मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत थी। झूठ बोलने की इंतहा होती है भाई, आके सरेआम झूठ बोल के चले जाएंगे और उसके बाद कहेंगे ऐसा नहीं वैसा। दूसरी बात, मौलाना आजाद की किताब कोट कर रहा हूं, इंडिया मीन्स फ्रीडम, जिसके उन्होंने आखिरी के 40 पेज कहते मेरी मौत के 30 साल बाद जारी किए जाए। उन्हें क्या पता होगा उनकी मौत के 30 साल बाद भी राजीव गांधी होंगे। उस पर उन्होंने सीधे सीधे लिखा, कांग्रेस कार्य समिति में कांग्रेस में नेहरू जी और पटेल जी को उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने तैयार किया। चौथी बात कान खोल के सुनो, लियोनार्ड मोस्ले को 1960 में नेहरू जी ने इंटरव्यू में देते हुए कहा कि हम लोगों ने विभाजन इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि हम थक गए थे, हमारा नेतृत्व तो बूढ़ा हो रहा था, अगर हम अखंड भारत के लिए संघर्ष करते तो जेल जाने की स्थिति आती, हम जेल नहीं जाना चाहते थे। लियोनार्ड मोस्ले को दिए गए अपने इंटरव्यू में 1960 में द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, पेज नंबर 260 जाके देख लीजिएगा। यार ऐसे मत बोला करिए भाई, मैंने 1888 से आज तक कितने रेफरेंसेस कोट किए और आप आकर कुछ भी ऐसे हवा में आके वही पुरानी वाली चीजें बोलना शुरू कर देंगे। और आपने तो टर्की के खलीफा का समर्थन किया, गांधी जी ने टर्की के खलीफा का समर्थन किया, उसका भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना भाई? आपने खुद जाके तुर्की में खलीफत खत्म हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको भारत के मुसलमानों से क्यों जोड़ा? सुधांशु जी यू मेड योर पॉइंट। अतुल पाटिल जी, अब आपके बीच में नहीं बोले, सुधांशु जी आप बीच में नहीं बोलते हैं, लेकिन अतुल पाटिल जी अब आपका टाइम है, योर रिप्लाई 1 मिनट बोलिए। अभी ऐसा है कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन आने के बाद उन्होंने ए बी सी में जो है देश का डिवीजन किया था और परफेक्टली उन्होंने जो जहां मुस्लिम बहुल प्रदेश है वहां पर पाकिस्तान का निर्माण कैसे होगा ये करने की कोशिश की। नेहरू जी उसके बिल्कुल खिलाफ थे, कांग्रेस उसके खिलाफ थी। सबसे पहले सपोर्ट करने वाले तो यही लोग थे। ये लोगों ने स्वाधीनता संग्राम के इसमें कभी सहभाग नहीं दिया। 15 साल नेहरू जी जेल में रहे और 15 साल गांधी जी रहे, 10 साल तक नेहरू जी जेल में रहे और ये उनको जेल का डर दिखाते हैं, जेल नहीं रहते। 16 अगस्त 1948 को डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने डिक्लेयर किया था, उसके खिलाफ आर्मी कम होते हुए 2,70,000 हमारे पास थी, 2,40,000 पाकिस्तान के पास गई थी। उसके बाद अकेले गांधी जी इकलौते नवाखाली में इस दंगल को खत्म कर रहे थे। जब माउंटबेटन को कहना पड़ा कि ये वन मैन आर्मी है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने दंगल भड़काने का काम किया। इन्होंने इस देश के विभाजन को इसलिए मान्य किया क्योंकि इनके किताबों में लिखा है इस देश के 3 दुश्मन। इनका प्रीफेस है बंच ऑफ थॉट का, वो ये कहता है कि इस देश के 3 दुश्मन है। पहला दुश्मन है मुस्लिम, दूसरा दुश्मन है क्रिश्चियन और तीसरा दुश्मन जो है वो कम्युनिस्ट है। तो इन्होंने नफरत की राजनीति ही बोई है। मेरे इस सवाल का जवाब सुधांशु जी दे कि जिस गांधी ने कहा इस देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा, उसको 3 गोली मारी और जिस घृणा की वजह से हुआ उसको क्यों नहीं मारी? दूसरा सवाल यह है, तक भी चल रही है अतुल पाटिल, अतुल पाटिल का 2025 तक भी वो नफरत की राजनीति चल रही है। सिंगापुर के रेडियो से यह क्यों कहा कि जिन्ना और सावरकर आप जिस देश के साथ जो गलत कर रहे हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके नफरत फैला रहे हो, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर रेडियो से कहा था, ये नहीं कहा था कि ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके इट मीन आपने 2 मिनट अपनी बात को रखा। अब सुधांशु त्रिवेदी आपकी बारी है। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति को आप आज भी बढ़ा रहे हैं, 1947 से 2025 तक नफरत की गंदी राजनीति। मैं दर्शकों से कहता हूं न मेरी बात पे भरोसा करिए, ना अतुल पाटिल जी की बात पे, और व्यक्तिगत होने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी मामले पर। दर्शक अपने आप तय करेंगे। ये खुद बोले 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे कभी व्यक्तिगत नहीं होता। किसने करवाया? नहीं ठीक है, वही मैं कह रहा हूं अतुल जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जैसे आपने 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन का लोकमान्य तिलक उसके अध्यक्ष नहीं थे, अंबिका चरण मजूमदार ने उसकी अध्यक्षता की थी। हाँ, 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सेपरेट इलेक्टेड की मांग पारित हुई, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी, सरदार ये तिलक ने नहीं की थी। तिलक का वो अंतिम कांग्रेस अधिवेशन था। अब मैं बताना चाहता हूं 16 अगस्त 1946, अब सुनिएगा गौर से, रमजान के महीना था और 17वां रोजा। जिना एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक की साइन है उसके ऊपर। अब फिर बीच में आप मैं दिखा दूं ओरिजिनल कॉपी? नहीं एक मैं तो कह रहा हूं उनका सुधांशु त्रिवेदी आज के परिप्रेक्ष्य में भी आइएगा। फिर आप देखिए अभी आपने 47 से 2025 आ गए आप साहब। अब मैं पूरी बात कर रहा हूं, अब सुनिए। तो मैंने तो 1888 से 2025 बता दिया भाई। पाकिस्तान ऑफिशियली कहता है कि पाकिस्तान बनाने की नींव सर सैयद अहमद ने रखी और कायदे आजम ने उसके आधार के ऊपर बनाया। पाकिस्तान तो कहता 712 में बना और ये कहते हैं 1936 में। मतलब अजब बात है भाई। पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री में लिखता है कि मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के साथ 712 में पाकिस्तान की नींव पड़ी
और ये आके अपना कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। गौरी गजनी बाबर अपनी मिसाइलों के नाम रखता है और ये कहते हैं कि साहब हिंदू महासभा ने कराया। अब मैं बताना चाहता हूं 16 अगस्त 1946 जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, उस समय बंगाल का चीफ मिनिस्टर कौन था? जिसके साए हुकूमत में कत्लेआम हुआ, शाहिद हुसैन सोहरावर्दी। और उसके 16 दिन बाद 2 सितंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वेवल के द्वारा शपथ लेते हैं, यूनियन जैक झंडे के नीचे ट्वीन की निष्ठा की शपथ लेते हैं और फिर मुस्लिम लीग से कहते हैं हमारे साथ शामिल हो जाओ। अब सुनिए, वही सोहरावर्दी जिसने कत्लेआम कराया वो पाकिस्तान नहीं जाता है, उसके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस था। तो नेहरू क्या करते हैं, ये भारत सरकार को इन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री को लिख के भेजा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गलत मैसेज जाएगा इनकम टैक्स के नोटिस से, और ये भारत में ही रहेगा। और वो 2 साल में अपने सारे इनकम टैक्स के केसेस सेटल करके भाग गया और 5 साल बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। और वही सोहरावर्दी जिसके साथ जाकर नोआखली में महात्मा गांधी मिले। इसलिए मेरे भाई फिर दर्शकों से कहता हूं, एक एक फैक्ट वेरीफाई करिएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अलग बात है, मैं ये भी कहूंगा सोशल मीडिया विवेक भी कुछ कहना चाहते हैं, अतुल पाटिल भी कुछ कहना चाहते हैं। आपने भी 1 मिनट 50 सेकंड अपनी बात को रखा, विवेक कुछ कहना चाहते हैं। ओके नहीं ओके अतुल 1 सेकंड, विवेक होल्ड ऑन, अतुल पाटिल 40 सेकंड, 40 सेकंड नहीं, गलत इतिहास बता दिया सुधांशु जी ने। 40 सेकंड, सिर्फ 40 सेकंड। हाँ बोलिए, ज्यादा नहीं। अतुल जी बोलिए। 40 सेकंड। सबसे पहली बात, सुहरावर्दी के साथ सरकार स्थापन करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे 1942 में। 1940 में अलग पाकिस्तान का लीग ने अधिवेशन पारित किया था, उन्होंने रिजोल्यूशन किया था, नहीं ऐसा नहीं, 14 मांगे रखी थी, उसके बावजूद ये बैठे थे। दूसरी बात जब सरकार बनी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी उन्होंने मंत्री बनाया था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी मंत्री बनाया था। 1946 में पूरी स्वाधीनता, पूरा ट्रांसफर ऑफ पावर होने का था, जो 15 अगस्त को हुआ। 15 अगस्त में तिरंगे झंडे के नीचे हुआ और उसमें भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। अम्बेडकर जी को तो हरवाया ही कांग्रेस ने था, किया गया था, इसलिए लीग ने गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं किया था। अम्बेडकर जी को तो हरवाया ही कांग्रेस ने था। मिशन और वेवेल प्लान दोनों एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई। संगीत मुस्लिम लीग सरकार शामिल में नहीं हुई थी, क्योंकि हमने पार्टीशन एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे ऑडियो साउंड करने पड़ेंगे। सुधांशु जी होल्ड ऑन। प्रोफेसर संगीत रागी, आप 1947 के दौर से 2025 तक नफरत फैलाई जा रही है और सब कुछ आरएसएस और बीजेपी कर रही है। देखिए अमीश, इस देश का विभाजन के पीछे जो सबसे बड़ा आज के परिप्रेक्ष्य में बोलिएगा इस्लामिक सेपरेटिज्म। मैं आज के ही परिप्रेक्ष्य में बोलूंगा। इस देश का विभाजन इस्लामिक सेपरेटिज्म की मानसिकता जो थी उसके कारण हुई थी और उसको खाद पानी का देने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियन मुस्लिम वॉल्यूम 10, उसमें जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि जिन्ना का जो डिमांड है वो सुरसा की तरह, सुरसा शब्द का प्रयोग किया है, सुरसा की तरह मुंह बाए हुए खड़ा, एक डिमांड पूरा करते हैं दूसरा। तो दिमना के डिमांड के आगे झुका कौन था? ये मुस्लिम लीग थी। और अभी सुधांशु जी ने कोट किया था 1886, 87, 88 में सर सैयद का, उस पर हम दोबारा नहीं जाना चाहते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में उस इस्लामिक सेपरेटिज्म की मानसिकता को भारत विभाजन के बावजूद भी जिंदा रखने का काम किसने किया है? कांग्रेस और वामपंथियों ने किया है। तीसरी बात, अतुल लौंडे पाटिल जी ने एक बहुत बड़ी गलती की और गलत तथ्य प्रकट किया। बंच ऑफ थॉट 1965 में आया था मेरे मित्र, वो 1940, 42, 45 में नहीं आया था। ये आप थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए, यदि मैं गलत करूंगा तो आप जरा मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तीसरी एक और बात जिक्र करना चाहूँगा, ऐसी क्या गलती थी, ध्यान रखिएगा जरा सा, ऐसी क्या जरूरी थी कि आप 8 जुलाई 1947 को आपका बाउंड्री जो है वो पंजाब के बाउंड्री के लिए डिसीजन होता है और 17 अगस्त 1947 को बाउंड्री डिसाइड होता है रेड क्लिफ के द्वारा। 15 अगस्त को भारत विभाजन होता है, भारत का निर्माण होता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान बन जाता है। लाखों लोग, करोड़ों लोगों को ये पता नहीं था कि हम भारत के इसमें हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं। और ऐसी स्थिति में
कितने लोगों का कत्लेआम ओके, मैं हुआ रुक ये करता हूं आंकड़ा विवेक का। आज विवेक, तक नहीं है। ओके जो सर, आपने 10 बस 2 मिलियंस मिनट और अपनी बात को 20 रखा। मिलियंस के बीच विवेक, में आता है। विवेक आज भी इसलिए- आप इसी विभाजन इसलिए की एक सोच मिनट, को जी, खाद जी, पानी दे रहे हैं, जी, पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेफ्ट एक आज 10 भी सेकंड विभाजन और, विभीषिका 10 को सेकंड, नहीं बिल्कुल मनाने नहीं। देता केरल के अंदर। अमीश 40 नहीं सेकंड मनाएंगे, अमीश, ये बेकार की विवेक, चीज है। मैं आ रहा हूं ये आपके पास, सिर्फ- मैं ये आपके सिर्फ पास इसलिए प्रोफेसर आगे मनाया वापस जा रहा आऊंगा। है। विवेक जी, हाँ देखिए रूलिंग पार्टी इस वक्त ये बीजेपी और आरएसएस एक मैसेज देना चाहते हैं। ये कहना क्या चाहते मैसेज हैं देना साथ में चाहते दो हैं? कम्युनिटी साथ नहीं रह सकती हैं। ये कह रही हैं, सुन लीजिए, ये अभी मुसलमान आपने जो बोला यहाँ ये पर हैं, बेकार वही की हैं जो चीज है, हम नहीं पाकिस्तान में। मनाने देंगे। तो काम की ये- चीज क्या ये- आपके लिए? हम नहीं मनाने देंगे। हमास के लिए, एक तो आरिफ हमास मोहम्मद के खान लिए से बड़ी आप मुश्किल रैली से निकाल रहे थे छूटा, अपने यहाँ पर और अब ये विभाजन दूसरे आ गए हैं विभीषिका, केरल में। जिसमें लगभग 1.5 से 2 करोड़ से लोग जी। इफेक्टेड हुए, 10 लाख लोग मारे गए, 83,000 महिलाओं का रेप हुआ। वो आपके लिए बेकार की चीज है विवेक? जी। वो बेकार की चीज है आपके लिए? हाँ तो आप तो उसको तो फिर कोई ना कोई बोले कि उसमें 47 से 25 तक ये नफरती क्योंकि एजेंडा आप आप ही लोग उसमें चला वन रहे हैं। साइडेड पिक्चर दिखा रहे हैं। आप दोनों तरफ से बोलिए, आप बोलिए दोनों कम्युनिटीज के लोग मारे गए, बाउंड्री के दोनों तरफ मारे गए, बुरे लोग दोनों कम्युनिटीज में हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक होता है आप कि कह रहे एक कम्युनिटी पाकिस्तान को के पूरी साथ भारत को पूरी इक्वेट देकर करिए, के भारत में भी बुरे सारा लोग हैं, का पाकिस्तान सारा में भी बुरे टीकड़ा लोग हैं। मुसलमानों के सर पे फोड़ दो। ये मुसलमान ऑल वायलेंस बाय मुस्लिम, कांग्रेस ने लिया, सबसे ना बुरे लोग बीजेपी ने लिया, मुसलमान। आपने लिया। सब बिल्कुल लेंगे हम, हमारा क्लियर स्टैंड है। हम नहीं मानते इस चीज प्रोफेसर आगी। को। हमारे हिसाब से वायलेंस का कोई धर्म नहीं है, और हम मुसलमानों के ऊपर हम नहीं टिकड़ा फोड़ने देखिए, वाले। प्रोफेसर आगी, एक उतने ही सेकंड, दोषी हमारे प्रोफेसर देश के आगी, भी लोग प्रोफेसर हैं। आगी। यहां से भी ओके 40 सेकंड प्रोफेसर आगी। देखिए गांधी जी को भी आखिर मैं जब कहता हूं तो उसके पीछे तथ्य भी है। गांधी जी को भी आखिर क्यों यह कहना पड़ा कि एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गांधी जी को स्वयं मुस्लिम मानसिकता के ये तो बारे कह रहे हैं में विभाजन अंतिम में ये विभीषिका कहना बेकार पड़ा। की चीज है। इस और- पर आपका टेक प्रोफेसर नहीं आगी। नहीं लेकिन मारा उसको बिल्कुल हिंदू ने, नहीं। मुसलमान ने नहीं विभाजन मारा। की कौन विभीषिका कावड़ और से कौन भारत बुली? सीखा नहीं, भारत की विभाजन से सीखा नहीं भारत। और 22-23% मुसलमानों के लिए जो 35% जमीन दी गई थी, उस मुस्लिम लीग को फिर से खड़ा करने का काम कौन किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़िए। मुस्लिम लीग को उस अपराध बोध से मुक्त करने वाला व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, और उसी मुस्लिम लीग को फिर केरल में दोबारा खड़ा करने वाला कौन पार्टी था? मुस्लिम लीग को कांग्रेस पार्टी थी। ऐसी मानसिकता को, रेडिकल इस्लाम की मानसिकता को आजाद भारत में आज इस स्तर तक खड़ा There is करने nothing वाला called कौन radical है? Islam. कांग्रेस पार्टी थी। क्योंकि नेहरू से लेकर के आज तक गांधी परिवार सत्ता के लिए किसी भी हद तक Radical Islam कुछ नहीं जाने होता। की क्योंकि गांधी सोच परिवार की रखता बात आई है, है। मुझे उसके कांग्रेस लिए से एक देश reaction लेना मायने नहीं पड़ेगा। रखता है, ओके, उसके लिए भारत की विवेक, संस्कृति मायने नहीं रखती 10 है, सेकंड, then उसके लिए भारत की मुफ्ती सभ्यता मंजर मायने ज़ियाई नहीं साहब जो रखती इंतजार है, कर रहे हैं उसके लिए सत्ता मायने Radical रखती है। Islam। और इन हाँ, वामपंथियों सुन के लीजिए, तो अब आप इस सुनिए, भारत की सुनिए, संस्कृति सुनिए। सभ्यता से कोई लेना देना नहीं संगीत है। रागी, ओके विवेक, आपको Radical भारत की Islam संस्कृति कुछ नहीं से होता कोई है। लेना देना नहीं है। Radical ना आपका Islam नाम से होता ही लेना देना, उसमें ना हो। किसी से लेना देना। ये ये शब्द ही दिन में गलत है। एक झंडे लेते हैं, ओके, रात में कुछ और प्रोफेसर झंडे आगे लेकर विराम के लगाइए चलते अपनी हैं। वाणी को। ओके 30 सेकंड विवेक जी। देखिए रेडिकल इस्लाम कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल करने के लिए भाजपा का प्लांटेड एक शब्द है। देयर इज नथिंग कॉल्ड रेडिकल इस्लाम। रेडिकल्स हर धर्म में होते हैं, हर धर्म के अंदर गलत लोग होते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में जब मारा गया ज्यूज को, तो मुसलमानों ने नहीं मारा। जब अमेरिका ने उठा करके वियतनाम वॉर किया, इराक को खत्म किया, तालिबान को फंड करके क्रिएट किया रशियंस के खिलाफ, बाद में ट्विन टावर उन्होंने नहीं करा। तो ये कहना डोंट यूज द वर्ड रेडिकल इस्लाम। स्टेटमेंट दी विभाजन विभीषिका बेकार की चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। आप बताइए हमास के आतंकियों के लिए, एक सेकंड, हमास के आतंकियों के लिए आप एक रैली निकाल रहे थे, पाकिस्तान को पानी देने के लिए आप कलकत्ता में रैली निकाल रहे थे, और आप विभाजन विभीषिका को बेकार की चीज कह रहे हैं। आपके सीएम भी मना कर रहे हैं, पिनराई विजयन। मतलब सोचिए ये हम नहीं मानते ये विभाजन विभीषिका। विचार कैसा आप अगर आपको आज आप एक सेकुलर देश हैं, सभी धर्म एक समान है, अगर आप कोई ऐसा इवेंट करते हैं जिससे कम्युनल डिसहार्मोनी क्रिएट हो, एक धर्म को जबरदस्ती आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और मेजॉरिटी को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो कितने खतरनाक लोग हैं। क्या ये आपको लगता है कम्युनल इवेंट है विभाजन विभीषिका, मुफ्ती ज़ियाई साहब? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड सॉरी आई एम कमिंग लेट। देखिए
देखिए, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ चंद जुमलों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। जो अभी हमारे भाइयों ने बातें कही हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि विभाजन में हिंदू और मुसलमानों ने जो दर्द सहा है, इस दर्द को कब तक कर्ब में मुब्तला करके रखेंगे। मैं एक शेर ये कहना चाहूँगा, कन कन पावन देश की धरती, इन धरोशी अंबर है और सतरंगी है छटा यहाँ की, भारत कितना सुंदर है, हरे भरे हैं खेत ये सारे, भोले भाले गांव हमारे, और कल कल बनती नदियाँ प्यारी, माटी अपनी अरवर है। अब ऐसे इस खूबसूरत देश के अंदर में हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस देश को इतना खूबसूरत बनाया, लेकिन पुरानी बातों को ला करके आज भी मुसलमानों को ज़र्ब पहुंचाना, उन्हें तकलीफ देना, उन्हें कहीं ना कहीं निशाने पर लाना, ये कि क्या सही हो सकता है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान बार बार अपने देश प्रेमी होने का सबूत कितनी बार आप इनसे मांगते रहेंगे? कितनी दर्द और कितनी तकलीफ गुजारेंगे आप? हर मुसलमान इस बात का, देखिए, विभाजन जो नीति थी वो सबसे खतरनाक पॉलिसी थी। वो जिन लोगों ने भी बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के रहने वालों को दर्द दिया था। हिंदुस्तान के हिंदुओं ने, देखिए, मैं तो ये बार बार ये कहता हूं, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो नेहरू हो, या वो जो बड़े लोग जिन लोगों ने बनाया था, उस दर्द को बार बार याद करा करके कहीं ना कहीं नफरत को बोने की कोशिश हो रही है। इस नफरतों को ना बोया जाए, बल्कि मोहब्बतों को आम किया जाए, क्योंकि आका हिंदू और मुसलमान इस मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, इस मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। आज हम इतनी ऊंचाई पर हम बढ़े हुए हैं, आखिर क्यों हमें दर्द में मुब्तला किया जाता है? आखिर क्यों आज हम इतनी ऊंचाई पर हैं, समुदाय के लोगों पर क्यों उंगलियां उठाई जाती हैं? को याद ही क्यों करना? अगर मारे गए 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए, 10 लाख लोग मारे गए, 83,000 महिलाओं के साथ रेप हुआ, जो आंकड़े हैं सरकारी, मैं तो क्या बड़ी बात हो गई? हुआ तो हुआ, भूलिए। 84 हुआ इस देश के अंदर, भागलपुर दंगे हुए, क्या हुआ इसके अंदर? हुआ तो हुआ, भूलिए इसको। आप लोग याद मत करिए इसको, पैलेस्टाइन को याद करिए, हमास को याद करिए, आगे ले इन जाने सब चीजों के को लिए याद करने की आवश्यकता ही अपना नहीं। रोल अदा किया है। सुधांशु जी की टीम, उसकी पार्टी अपना रोल अदा कर रही है। हम सबको मिलकर के अपना रोल अदा करना पड़ेगा, बात को सही बोला, हम आगे बढ़ सके। लेट हिम रिप्लाई। मुफ्ती मंजर ज़ियाई, भिन्न भाषाएं, अलग अलग विश्वास है यहाँ पर। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। मैं, देखिए, मुफ्ती साहब ने जो बोला, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर ज्यूस का हाँ, मैं बता रहा हूं, ये अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर यहूदियों का होलोकॉस्ट म्यूजियम बनता है तो कोई जर्मन नहीं कहता कि मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं। yes. अगर होलोकॉस्ट पे फिल्म बनती है, सेविंग प्राइवेट रियॉन या शिंडलर्स लिस्ट, कोई जर्मन नहीं कहता है कि मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं। यहूदियों और जर्मनों के बीच में सौहार्द बिगड़ जाएगा, ईसाइयों और यहूदियों के बीच में गड़बड़ हो जाएगा। आज अगर जनरल डायर को कातिल कहा जाता है तो भारत का कोई ईसाई नहीं, उसकी भावना भड़कती है कि जनरल डायर, कर्जन, वेलेजली और ये चर्चिल, इनको आप खलनायक क्यों कहते हैं? तो क्यों नहीं मुसलमान कह सकता कि जिन्ना से हमारा कोई मतलब नहीं? अगर आप कहते हैं कि भावनाएं भड़क रही हैं, इसका मतलब जिन्ना से, सोहरावर्दी से, बाबर से, तुगलक से, औरंगजेब से जोड़ रहे हैं ना मेरे भाई। तो फिर अपनी जहनियत बदलिए। और जैसे भारत का क्रिश्चियन कहता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं, किंग जॉर्ज ने जो किया, भारत की क्वीन विक्टोरिया ने जो किया, जो चर्चिल ने किया, जो जनरल डायर ने किया, भारत के मुसलमान को खड़े होके एक तरीके से सीधे प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि जिन्ना ने बहुत बड़ा नुकसान किया। मगर यह शायद इसलिए नहीं हो पाएगा, फिर मैं कोट करना चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर को। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में लिखा है, बहुत क्लियर कट, और ये विवेक जी और अतुल जी को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा, भारत का विभाजन यदि होगा तो तभी सार्थक होगा जब पूरी आबादी का अदला बदली हो जाए। फिर कह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, उन्होंने उदाहरण देकर लिखा कि जैसे 1930 में ग्रीस और टर्की का विभाजन हुआ, पूरी जनसंख्या का ट्रांसफर हो गया, टर्की के क्रिश्चियन ग्रीस चले गए और ग्रीस के जो मुस्लिम थे वो टर्की आ गए। यदि ऐसा नहीं होगा तो बाबा साहब ने लिखा है कि पाकिस्तान से तो हिंदू भगा दिए जाएंगे, मगर भारत मिलीजुली आबादी का देश रहेगा और विभाजन का कोई अर्थ नहीं रह पाएगा। तो मुफ्ती साहब एक बार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक मिनट, देखिए, मैं आपको बताऊं सुधांशु जी, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अब जिन्ना के चेहरे पर थूक दिया
और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को आवाज लगाई, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान हिंदुस्तान की जमीन को चूमते हुए यहां खड़ा हो गया और कहा कि हम अपने बुजुर्गों की हड्डियों को छोड़ करके यहां से दूसरे मुल्क नहीं जाने वाले हैं। बाबा साहब अंबेडकर की जमीन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारे बड़े पुरखों ने यहां पर सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया और हमने अपने बड़ों ने, हमारे लोगों ने यहां पर सब कुछ अपनी जिंदगी गंवाई है। हम इस मुल्क को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले। ये छोड़ने की बात तो मुसलमानों ने उसी दिन कर दिया था जिस दिन उसके चेहरे पर थूक करके भगा दिया था कि हम तुम्हारे साथ नहीं बल्कि उस जमीन के साथ है जिस जमीन पर हमारे पुरखों की हड्डियां लगी हुई हैं, उस जमीन के साथ है जिस जमीन पर हमारे आबा व अजदाद की मैयतें हैं, उस जमीन पर है जहां पर हमारे आबा व अजदाद की खबरें हैं। हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि यहां से हमें वो दिली लगाव है, हमारा गहरा ताल्लुक है, जो जमीन से हमें प्यार है। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा हुब्बुल वतन मिनल ईमान, ईमान से मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। और उसी हिस्से को बयान करते हुए आज हम यहां पर हैं और किसी भी हमारे पास ऑप्शन होने के बावजूद हम कहीं नहीं गए। फिर भी हमसे यह सवाल किया जाता है कि आप हिंदुस्तानी है या नहीं। ये कितना दर्द भरा हो सकता है सुधांशु जी। क्या आप हमारे दिल की तड़प को महसूस नहीं करते? क्या आपको यही नहीं लगता कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, फिर भी आप हमसे सवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो जरूर पहुंचेगी ना। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आप सत्ता में हैं और अगर आप अपने प्रजा का ध्यान नहीं रखेंगे तो पाटिल, मैं आऊंगा आपके पास। सुधांशु जी 40 सेकंड में जवाब जवाब देना तो लौंदे पाटिल। सुधांशु जी। हाँ, मैं बता, देखिए मुफ्ती मंजर साहब को ये खुमार में डूबी हुई तकरीर तो बहुत जबरदस्त है, मगर आपने एक भी चीज सच नहीं बोली है। जिन्ना के मुंह पे किसी ने नहीं थूका, मगर मौलाना आजाद के चेहरे के ऊपर कीचड़ फेंका गया अलीगढ़ में। यह ऑन रिकॉर्ड है और मौलाना आजाद ने कहा है। नंबर 2, बात कान खोल के सुनिए, जितनी मुस्लिम डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनमें 95% मुसलमानों ने, आज के भारत के उत्तर प्रदेश में, यूनाइटेड प्रोविंस में 73 में 64, आज का जो गुजरात और महाराष्ट्र है यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी 30 में 30, और साउथ इंडिया जो मद्रास प्रेसिडेंसी 28 में 28, और जिन्ना को मुंबई में 95% वोट मिले थे। और फिर इसका मतलब 95 और नहीं, 1 मिनट सुनिए पूरी बात। और यह झूठ है कि हमने इस मुल्क को चुना। पर जनवरी 1948 में सरदार पटेल ने कलकत्ता में भाषण दिया कि भारत के अधिकांश मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता एक दिन में दिल बदल गया, मगर अब जो होना था वो हो गया। अब ये मत कहो मुझे अलग पहचान चाहिए, ये मत कहो कि मुझे अलग कानून चाहिए, अब ये बताओ कि देश के लिए क्या कर सकते हो। मगर मुफ्ती साहब, जब औरंगजेब के नाम की हम रोड बदलते हैं और मुस्लिम सांसद विधायक आके छाती पीटते हैं, तब आप उनको क्यों नहीं रोकते हैं? बाबरी ढांचे के लिए जाके कोर्ट कचहरी से लेके और सड़कों तक पे तब क्यों नहीं रोकते? इसीलिए आपकी तकरीर में तथ्य नहीं है, केवल हवाबाजी अधिक नजर आ रही है। मुफ्ती साहब, विभाजन विभीषिका का दिन क्यों नहीं मनाया जा सकता? क्यों नहीं मनाया जा सकता? क्यों नहीं इसको याद करना चाहिए? इतनी बड़ी पीड़ा का दिन है, ट्रेनें कट के आई थी, क्यों नहीं इस पीड़ा को याद करना चाहिए? अमीश, ये दिनों से खत्म ना होने वाली दास्तान है, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती। नहीं, ये खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जो दर्द और कर्ब में है, अगर आजादी नहीं भूलनी चाहिए तो विभाजन भी नहीं भूलना चाहिए। क्या हिंदुस्तान, सुनिए ना, नहीं, मैं तो कहता हूं कि दिलों का हर दर्द याद है, कल भी याद था, आज भी याद है और हमेशा याद रहेगा और ये भूला नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो जा रही है, एक कटाक्ष किया जा रहा है, एक मुस्लिम समुदाय पर सिर्फ कटाक्ष किया जाता है। नहीं, मेरा परिवार खुद पाकिस्तान से जुड़ा है, मेरे परिवार ने विभाजन का दंश झेला है, विभाजन का दंश झेला है। मेरे दादा के मेरे परिवार ने अपनी जान दी है इस मुल्क के लिए साहब। मेरे परिवार ने इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया है, मेरे परिवार ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। बिल्कुल हम वो लोग हैं जो अपने मुल्क की आन बान शान की खातिर जान देने वाले लोग हैं साहब। 70 साल इस विभाजन को क्यों नहीं याद किया गया? विभाजन हमारे दिलों का दर्द है, लेकिन याद क्यों नहीं किया गया 70 साल इस विभाजन को? ये विभाजन याद किया जाना चाहिए था। ये दिलों में दर्द है, लेकिन साथ ही साथ कटाक्ष नहीं किया जाना चाहिए। किसी समुदाय पर कटाक्ष नहीं किया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। मुसलमान का नाम लेकर के उसे, यही मैं कहना चाहता हूं कि हर दर्द को याद करें, हर तकलीफ को, दौर को याद करें। अतुल पाटिल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, अतुल पाटिल ऑन स्क्रीन। अतुल भाई, सारी बातें एक तरफ, मैं इस डिबेट पे नहीं पड़ता विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए नहीं हुआ, लेकिन 70 साल तक इस विभाजन को याद क्यों नहीं किया गया? आपकी सरकार सबसे ज्यादा रही, क्या आपको लगता नहीं है ये आपकी सरकारों की त्रुटि थी? अगर आप आजादी बनाते थे, आजादी का जश्न मनाते थे, तो विभाजन के उस दंश को भी याद करना चाहिए जो हुआ था। इतने लोग विस्थापित हुए थे, इतने लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग मारे गए थे।
देखिए ये तो मानवीय सभ्यता का सबसे बड़ा माइग्रेशन था, इससे बड़ा माइग्रेशन कभी नहीं हुआ। वो दुख तो तो है, याद क्यों नहीं किया आपकी लेकिन सरकार ने? नाक रगड़ कर को किसको माफी मांगनी होगी ना। सुनो ना, अगर नाक रगड़ कर किसी को माफी मांगनी होगी ना, तो इस देश में आरएसएस, हिंदू महासभा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने इस होलोकॉस्ट के लिए, इस त्रासदी के लिए और देश के विभाजन के लिए नाक रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए। हम उस पटेल के विचारधाराओं के हैं जिस पटेल ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र एक पागलपन है, और उनका भाषण अभी भी मेरे पास है, जिन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन किया था, आरएसएस को डाला था। और मेरे पास ये भी सब तथ्य है कि जिन्ना के परिवार से भाजपा ने जो है चंदा लेती रही, पॉलिटिकल चंदा, जिन्ना के परिवार से, जिन्ना की पुत्री यहीं पर थी, उनके परिवार से 80-85 तक ये लोग चंदा लेते रहे। तो ये हमको न सिखाए, जिनके एक व्यक्ति भी स्वाधीनता संग्राम में जेल में नहीं गया, जिसने एक गोली भी नहीं खाया, वो लोग हमको न बताए। परिवार की बात करें, उसकी एयरलाइंस को तो कांग्रेस की सरकारों ने अलाउ किया। तो ये लोग है ना, ये लोग भाग जाते थे। बता रहा हूं, आप देख रहे हैं यार पार, ये चर्चा बहुत गंभीर है और बहुत बड़ी है। बड़ी खबर इस समय आ रही है। विभाजन विभीषिका पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान अब से कुछ मिनट पहले का। तुष्टीकरण के चलते देश का बंटवारा किया गया, कांग्रेस ने बंटवारा करवाया, सनातन भारत के टुकड़े कर दिए गए। योगी आदित्यनाथ बोले हैं अब से कुछ देर पहले, देश की भुजाओं को काट दिया गया और उसी विभाजन को याद नहीं किया गया। सुधांशु त्रिवेदी ब्रेक से पहले अतुल लौंदे पाटिल बोले, लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि तुष्टीकरण के लिए विभाजन हुआ और कोई कारण नहीं था, इसलिए विभाजन को गुमनाम कर दिया गया। क्रमवार तुष्टीकरण 40 सेकंड मैंने क्रमवार तुष्टीकरण वाली बात कही थी, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात तो बाबा साहब अंबेडकर ने भी लिखी थी और बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के खुद के किताबों में। और मैंने अभी तक इससे पूर्व जितना भी बोला है वो सारे किताबें कोट करके बोला है, कोई भी ऐसी बात हवा में नहीं बोली। और मैं सिर्फ लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो मित्र कहने का प्रयास कर रहे हैं, एक बात के लिए आश्वस्त रहिए, जो ये अगर आरएसएस बीजेपी जितनी ताकतवर आज है ना, इसकी आधी भी ताकतवर होती तो हम दावे के साथ कह सकते इस देश का विभाजन नहीं हो सकता था। ये बड़ी बात कहने का प्रयास करते, जो आप ताकत बताते हैं उसकी 1/4 भी होती, ठीक है, तो नहीं हो सकता था। मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। ओके, जवाब। ओके, मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं होता। देखिए, और पीओके और अक्साई चिन्ह भी तो पंडित नेहरू ने दिया आगे आकर। देखिए अमित जी, मोदी जी जैसा लीडर होता ना तो ये देश आजादी नहीं होता, ये मेरा स्टेटमेंट है, और इतिहास के पन्ने पलट के देखो, सही निकलेगा। हिमा कुरैशी जी, इनको आतंकियों की बहन कहने वाला व्यक्ति कहाँ है, क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रहा है, इन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया? बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी कहते हैं, हिंदू मुसलमान के उसी का कोई राजनीति नहीं आते। वैसे वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो पीएचडी है, वो अलग तरह टाइप से बहुत पढ़े लिखे, उनको ज्यादा इतिहास मालूम है, उनको ज्यादा जानकारी है, एक स्टेटमेंट देके निकल जाते हैं वो संवैधानिक पद पर बैठकर। जी चलिए, समय इतनी इजाजत देता है, लेकिन अब वक्त है आज के विचार का। उसे गुमा है, भारत की उड़ान कम है, हमें यकीन है ये आसमान हमारे लिए कम है। आजादी के इस पावन पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिए, अपने मुल्क का ध्यान रखिए।